सो टुडे वील डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क जो सीबीएसई ने आपको दिया हुआ है और आपके सिलेबस में है अकाउंट्स का प्रोजेक्ट। इसमें एक ही प्रोजेक्ट है आपका जो बनना है। उस प्रोजेक्ट में आपने जो उसका नेम है प्रोजेक्ट का, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आपने प्रोजेक्ट वर्क जो आपने लिखना है ना, वहाँ जो नेम लिखोगे फाइल का, दैट विल बी एनालिसिस। साथ साथ में नोट करते रहना, बिकॉज इस बार जो आपको वो ऑनलाइन बैठे हुए हो, आगे तो ये होता था कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं फाइल्स देख लेते थे। अब जो स्कूल आ रहे हैं वही फाइल्स देख पाएंगे, बाकी आपको या उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर फाइल के लिए स्कूल आना पड़ेगा, है ना। सो जो नेम रहेगा प्रोजेक्ट का, दैट विल बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और एनालाइज करने के लिए हमारे पास वेरियस मोड्स, वेरियस टेक्निक्स आर देयर। नेम द टेक्निक्स जो हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियोज, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अगर इसके अलावा होती है एक फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक ट्रेंड एनालिसिस, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रेशियोज और कैश फ्लो में से जो है वो कोई एक ऑप्शन लेंगे। चाहे आप रेशियोज से उसको एनालाइज कर लो, चाहे आप उसको कैश फ्लो से कर लो, फाइन। और उस कंपनी, किसी कंपनी की आपने ओरिजिनल बैलेंस शीट लेनी है, उसके नेट से उठानी है, उसका प्रिंट आउट जो है वो आपने लगाना है, हाथ से नहीं लिखनी है उसकी बैलेंस शीट। दैट बैलेंस शीट शुड बी ऑथेंटिकेटेड वन। ये नहीं कि आप जो मर्जी आप लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो बैलेंस शीट भी है, जो डाटा भी है आपके पास, वो कम से कम पिछले 4-5 साल होने चाहिए। आपने एक साल को एनालाइज नहीं करना है, आपने उसकी सीरीज एनालाइज करनी है। से अभी चल रहा है 2021, तो डाटा हमारे पास 1920 का होगा। 1920 का लेना है, 18-19 का लेना है, 17-18 का लेना है, 16-17 का लेना है, 15-16 का लेना है। कम से कम पिछले 4-5 साल होने चाहिए, या फिर 4-5 क्वार्टर होने चाहिए। चाहे क्वार्टर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वार्टर एंडिंग जो है आपका, सितंबर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सितंबर क्वार्टर एंडिंग के सबके रिजल्ट्स कंपनी की वेबसाइट पड़े होंगे, है ना। सितंबर एंडिंग ले लेना, फिर जून एंडिंग ले लेना, फिर मार्च एंडिंग पिछले क्वार्टर का लेना। मार्च एंडिंग आपके पास 2-3 रिजल्ट हो सकते हैं, मार्च एंडिंग आपके पास ईयरली भी हो सकता है, लेकिन आप फिर क्वार्टर का लेना। अगर आप सारे क्वार्टर्स का लोगे या फिर सारे एनुअल का लोगे, सेशन का लोगे, तो वो फायदा है करने का। कोई सेशन का लिया हुआ हो, को क्वार्टर लिया हो, को हाफ ईयरली लिया हो, उसका फायदा नहीं रहेगा। वो आप देख लेना कि आप कैसा ले रहे हो, कौन सा आपने लेना है, ठीक है। और इसमें कंपनी आपने अपनी मर्जी से यूज करनी है, जिस भी कंपनी का आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। जो पुरानी फाइल्स आप देख रहे हो इसमें कंपनी बच्चों ने अपनी मर्जी से ली हुई है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड सी कंपनी ले लेना। जितनी कंपनी रेप्यूटेड लोगे ना, उतना एनालाइज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। उनकी फिगर्स ज़्यादा बड़ी होंगी, उनका डाटा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, है ना। बिकॉज जब वाइवा आपका होगा, एक्सटर्नल जब आएगा आपको वाइवा लेने के लिए, वो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा। जो वाइवा का सिलेबस होता है, अदरवाइज इट इज द विश ऑफ द एक्सटर्नल ओनली कि वो कहाँ से पूछता है। बट जो सीबीएसई गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि जो फाइल वर्क बच्चे ने किया हुआ है ना, जो क्वेश्चनिंग है वाइवा की, उसमें से होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है, कई बार वो इसमें से नहीं पूछता, कई बार वो पार्टनरशिप पे आ जाता है, कई बार वो कंपनी अकाउंट पे आ जाता है, क्या पता एनपीओ से पूछ ले, वो उसकी मर्जी है। बेसिकली ये सिलेबस है हमारा प्रोजेक्ट का, और उसके वाइवा का फाइल वर्क ही है ना। तो आपने किस में से करना है, आपने वो किस कंपनी का करना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है ना। एक दो कंपनीज, 2-4 कंपनीज पहले आप चूज कर लेना, उसके बाद आप उसमें से जो है वो बेस्ट देख लेना कि आपके हिसाब से कौन सी है। ये ना हो कि आप एक कंपनी ही निकाल लो, उस पर शुरू हो जाओ। 2-4 कंपनी को स्टडी कर लेना, उसको उसके बाद करना। और जब फाइल बनेगी आपकी, तो कंपनी के बारे में भी आपने लिखना है, और जो टूल आप यूज कर रहे हो फॉर एनालिसिस, उसके बारे में भी लिखना है, उसके बारे में भी लिखना है, ठीक। सपोज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम कहें कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेस पे जो है वो हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, मान लेते हैं, है ना। उस केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करेंगे, जैसे आप जो है वो, सपोज हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसके बेस पे एनालाइज करना है, तो आपके पास जो डाटा रहेगा वो ये रहेगा। ये आपका है पर्टिकुलर, एंड यू नो कि 3 जो है वो आपके पास एक्टिविटीज होती हैं कैश फ्लो की। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ आपने 4-5 साल का जो डाटा है वो ले लेना है। आपको सिर्फ ये फिगर्स चाहिए, चाहे ये ले लेना फिगर्स, हार्डली मैटर, है ना। ये फिगर्स नेट एक्टिविटीज जो उनकी साइड पे ये चीज दी होती है, ये भी चीज जो होती है ना, ये दी होती है कि ऑपरेटिंग से हमने इतना कैश जनरेट किया है, यूज किया है। इन्वेस्टिंग से हमने इतना किया है, फाइनेंसिंग से हमने इतना किया हो, ये नेट फिगर मिल जाती है। इसका जो आगे डिटेल है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से पूरी बनी होती है, वहां मिल जाती होती है। हमें वो स्टेटमेंट थोड़ी चाहिए, हमें तो नेट कैश फ्लो चाहिए। ऑपरेटिंग से कितना आया है, इन्वेस्टिंग से कितना आया है, फाइनेंसिंग से कितना है,
सपोज दिस इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ऐसे आपने ले लेने हैं सारे फिगर्स, ईयर और क्वार्टर, ईयर और क्वार्टर, और साथ में यहाँ पे आपने ले लेना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी ले लेना है यहाँ पे साथ में, दिया होगा वहां पे, है ना। इन केस आपको लगता है कि नहीं दिया होगा, कंपनीज चेंज करके देख लेना, 2 3 4 कंपनीज देख लेना, अगर किसी में भी नहीं दिया होगा तो हाथ से लिख लेंगे, क्योंकि हमें डाटा सेटअप यही चाहिए भाई। अब जो है इसमें मैं फिगर लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ऑपरेटिंग था आपका से 50 रुपीज, अमाउंट इज इन करोड़ और 1000 करोड़ 100 करोड़, हम नेगेटिव ले रहे हैं। इन्वेस्टिंग का था आपका से ₹10 नेगेटिव, और फाइनेंसिंग का था आपका से ₹20 पॉजिटिव, और ओपनिंग पड़ा था आपके पास से 25। व्हाट विल बी द क्लोजिंग? 85। अगले साल यही 85 ओपनिंग बन गया, ठीक। सपोज यहाँ पे हुआ आपका 60 पॉजिटिव, यहाँ पे हो रहा है 20 नेगेटिव, और यहाँ पे आपका आ रहा है सपोज 35 अगेन पॉजिटिव। कितना बना? 40 और 50, 50 160, देन ये आपका बन गया 160। अगर आप आगे देखें तो 80 रुपीज सपोज आपका फर्स्ट ईयर का ऑपरेटिंग का था, इन्वेस्टिंग का था आपका से अगेन 40 नेगेटिव, और इसका था आपका सपोज 50 नेगेटिव। अभी क्लोजिंग कितना है? 240 150। अगेन ये 150 आपका आ गया, ये आपका बन गया 100 सपोज, ये आपका 30 पॉजिटिव, और ये आपका है से 100 नेगेटिव। अब कितना बढ़ाए? 180 का, ठीक है। अभी आपने इसमें सी मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव भी रखा है इसको, मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी रखा हुआ है इसको, है ना, क्योंकि हमने सारी चीजें पॉजिटिव नहीं दिखानी है। दिखानी तो वो है एक्चुअली जो कंपनी की फिगर है वही दिखाएंगे, लेकिन वहां पॉजिटिव भी हो सकती है, वहां नेगेटिव भी हो सकती है। अब अगर हम ट्रेंड देखें मेन एक्टिविटीज का, ट्रेंड जो है वो इंक्रीजिंग है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कंपनी का इंक्रीज हुआ जा रहा है, विच मीन्स कंपनी सेल भी कर रही है और कंपनी कैश भी जनरेट कर रही है, कैश कलेक्ट भी कर रही है, विच मीन्स कंपनी की जो कैश कलेक्शन एजेंसी है दैट इज वेरी गुड, है ना। कैश आ रहा है कंपनी के पास और है भी उसकी ऑपरेशन। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें या हम पहले साल की बात करें, कंपनी के पास 25 रुपीज पड़े हुए थे पहले, कंपनी ने यहां से जनरेट किए गुड साइन, कंपनी ने यहां पे कैश यूज किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश यूज होना मतलब गुड्स कहां से आ गई इन्वेस्टिंग में? फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट। एग्जांपल दो मेरे को, क्या होगा? परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हम माने कि मशीनरी ही परचेज की होगी, लैंड बिल्डिंग की हम तो यही मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे एजम्पशंस है, हमें नहीं पता क्या है एक्चुअली में देखा जाए। या फिर आपको देखना पड़ेगा 10 रुपए कहाँ कंपनी ने जो है वो आउटफ्लो किया हुआ है, तो ये 20 रुपीज इसके जो है वो इसने लोन लिया, पैसा ले रही है, या शेयर इशू किए होंगे, या डिवेंचर्स किए होंगे, या बैंक से लोन लिया होगा, वहां किए होंगे। साइन क्या है? ऑपरेटिंग का साइन अच्छा है, कंपनी ने लोन लिया और उस लोन में से कंपनी ने एसेट्स परचेज करी। आप देख रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करती है ना, वो लॉन्ग टर्म फंड से करती है। करंट एसेट्स कांट बी यूज्ड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट्स, अगर वो ज्यादा ही पड़ी हुई है। हम ये अज्यूम ये करते हैं कंपनी के पास करंट एसेट ज्यादा होनी नहीं चाहिए, अगर है तो कंपनी उसको यूज कर सकती है। अदरवाइज अगर कंपनी के पास एसेट्स करंट पड़ी हुई मींस कैश पड़ा है, बैंक पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, डेटर्स पड़े हुए हैं, कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस कि वो ज्यादा ही अच्छी हम कह सकते हैं कि फंड्स आर लाइंग आइडल इन द बिजनेस, इसका मतलब ये है ज्यादा अच्छी है, रिसोर्सेज बिजनेस के पास पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, उसको यूज नहीं कर रहा, आइडल है रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी ने 20 रुपए का लोन लिया ना, 10 रुपए कंपनी जो थे वो उसमें से यूज कर लिए फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स। उसके बाद क्या हुआ? 20 के 85 कंपनी के पास बन गए, नो डाउट फर्स्ट हमारा जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद कंपनी के पास 80 थे, कंपनी ने 60 यहाँ से अर्न किए, फिर दोबारा कंपनी ने और लोन लिया 35 का, 20 रुपीज जो थी उसकी एसेट्स जो उसने परचेज कर ली, फिर आउटफ्लो हुआ, मींस
कंपनी इज डूइंग गुड थिंग्स, कंपनी इज परचेजिंग द एसेट्स। अब कंपनी अगर एसेट्स परचेज कर रही है विच मींस कंपनी के लिए फिर गुड साइन है, कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ेगी आगे। एसेट्स अज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस की ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हम कह सकते हैं, जो लैंड बिल्डिंग है और प्लांट मशीनरी वगैरह है, ठीक। फिर कंपनी ने लोन लेके फिर कंपनी के पास 160। अब मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही, कंपनी का ये कैश बहुत बढ़ रहा है। 2 साल पहले 25 रुपीज था, 2 साल के बाद ये 160 हो गया, 8 टाइम्स के आसपास हो गया, 7-8 टाइम्स के आसपास, है ना। ऐसे हुआ ना, तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव दिखा सकते हैं हम कि कंपनी की जो रिसोर्सेज है, फंड्स वगैरह है कंपनी के, वो जो है कंपनी के वो अच्छी नहीं, ज़्यादा रखी हुई कंपनी ने। इनफैक्ट द कंपनी बट द कंपनी कैन डू, कंपनी कैन इन्वेस्ट द मनी, जहाँ जहाँ मर्जी करे कुछ तो रिटर्न आएगी, है ना। अब ये मत कहना कि बैंक में कर दे, बिकॉज ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बैंक में भी पड़े हुए हैं पैसे, ये कैश नहीं है सिर्फ, ये बैंक में भी पड़े हुए हैं, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी है, मीन कंपनी कहीं ना कहीं यूज कर ले इसको। फिर कंपनी ने 160 यहाँ की है। अब कंपनी ने क्या किया, यहाँ कंपनी ने अच्छा काम क्या किया है, इसने जो पैसा पड़ा हुआ था पहले, इसमें से पहले लोन उतार दिया। आप देखो ये 50 रुपीज नेगेटिव है, लोन भी उतारा, परचेज भी कर ली, मीन कंपनी ने पैसा बाहर से लोन लिया नहीं परचेज करने के लिए, कंपनी ने नोट कर लिया। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे ना, कंपनी ने नोट कर लिया कि पैसे तो पहले बहुत पड़े हुए हैं, ऐसा करो उसमें से कुछ लोन उतार दो। इसका पॉजिटिव क्या रहेगा, कंपनी को इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा, कंपनी की लायबिलिटीज आउटसाइडर्स कम हो जाएंगी, साथ में एसेट्स परचेज करने के लिए कंपनी के पास पहले ही पैसा पड़ा हुआ। यहाँ कंपनी ने वो किया, और यहाँ भी कंपनी ने ऐसे ही कुछ किया, पैसे बहुत पड़े हुए थे, यहाँ से कैश जनरेट किया, यहाँ कैश पे किया, लोन पे किया, और एसेट्स जो थी वो सेल कर दी। मीन्स कंपनी के पास कोई पुरानी एसेट्स थी, obsolete टेक्नोलॉजी की थी, या हम assume कर रहे हैं obsolete टेक्नोलॉजी की एसेट्स पड़ी हुई थी, कंपनी ने वो सेल कर दी। स्टोरी चल गई, पता क्या है। अब आपने ईयर बाय ईयर इसको कंपेयर करना है, ईयर बाय ईयर, है ना। जब आप पहला पेज बनाओगे तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को परचेज करो, या इसको पहले एनालाइज करोगे हर एक साल को, तो ईयर 1 कंपनी ने ये किया, कंपनी ने ये अच्छा किया है, ये कंपनी ने बुरा किया है, जो नहीं लगे सही नेगेटिव है उसको थोड़ा सा रेड मार्कर के साथ या स्पार्कल जैसा भी आप यूज करते हो, बिकॉज फाइल्स में आप कलर करो, आप ड्राइंग करो, आप जो मर्जी करो, आप किस कलर से करते हो, आप कौन सा कलर यूज करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड ग्रीन ब्लू येलो जो आपको सूटेबल लगे, फाइल वर्क है हमारा, बट एवरीथिंग शुड बी हैंडमेड, प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर बाय ईयर आपने पहले ये लगा देना है, एक पेज ये लगा देना है, उसके बाद एक पेज पे ईयर 1 जो भी होगा वहां पे से 2016-17 है ना, यस क्वार्टर एंडिंग वाला, उसमें आपने ये दोबारा फिगर ये वाली लिख के जो जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो आपने करना है, ठीक है। और एज्यूम करने से पहले आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का साल देख लेना, अगर वहां चल जाए पता। यहाँ हम एज्यूम कर रहे हैं कंपनी ने जो है वो एसेट्स परचेज की है ना, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है ना। हम ये मान रहे हैं कंपनी ने शेयर इशू किए, पैसा आया, क्या पता कंपनी ने बैंक से लोन लिया, ये भी हो सकता है, बिकॉज जब पैसा आ रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो किसी सोर्स से भी आ सकता है, वेरियस सोर्सेज आर देयर, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बैंक लोन है। अगर तो डिबेंचर हो और बैंक लोन हो तो हम बोरोड फंड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लिखें कि वो उसने शेयर कर दिए, वो ओनर्स फंड्स थे और कंपनी ने की इशू वो डिबेंचर्स, वो बोरोड फंड बन जाए तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। एनालाइज करने से पहले आप कैश फ्लो का वो देखोगे कहाँ पैसा खर्चा है, नहीं चलेगा पता फिर असम्पशन, है ना। अदरवाइज +2 क्लास में आप एक कंपनी की बैलेंस शीट को आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, अगर आप स्टडी भी नहीं कर सकते हो, एनालाइज करना तो बात की बात है, वहां पे ऐसी टर्म्स लिखी होती है, हमने वहां से अपने काम की टर्म्स ले ली है, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितनी कंपनी ठीक ठाक लोगे ना उतना आपके लिए इजी रहेगा, है ना। सो यहाँ इसकी हमने इनफ्लोज आउटफ्लोज वहां से ले लेने हैं, अगर मिल गए तो, नहीं मिलेंगे तो फिर हमारी असम्पशन, जैसे मैंने ये फिगर्स ली है, मैं अज्यूम ही कर रहा हूँ कि कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने एसेट्स परचेज करी, मैं ही अज्यूम कर रहा हूँ, क्या पता कंपनी ने लोन ना लिया हो, कंपनी ने शेयर इशू किए हुए, क्या पता, और शेयर कौन से किया पता, प्रेफरेंस शेयर किए हैं कि इक्विटी, हमें क्या पता, है ना। जब हम वहां से देख लेंगे हम कंफर्म हो जाएंगे कंपनी ने पैसे जो लिया है कहाँ से लिया हुआ है, ठीक है। ये 4-5 साल आपने अलग अलग साल जो है वो कंपेयर करने हैं, उससे पहले आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग लिख देना, उसके बेनिफिट्स वगैरह जो आपको अच्छा लगे लिख देना, लिमिटेड सब। यहाँ पे जाके आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, वो क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज। 4 लाइनें मत लिख के आ जाना वहाँ पे एक पेज के ऊपर, बाकी का पेज छोड़ा हुआ, ऐसा ना हो जाए। और एट द एंड जो मेन बात है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या रहेगी, इन 4 सालों के बाद
आप इन 4 साल का क्या इसका कंक्लूजन निकालते हैं सारे। यहाँ पहले क्या कर रहे थे, पेज वाइज, हम ईयर वाइज या हम क्वार्टर वाइज हाफ ईयरली कर रहे थे। अभी क्या रहेगा, अभी हम 4 साल की पूरी अपनी रिपोर्ट, पूरी फाइल की रिपोर्ट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आप कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, है ना। और जिस कंपनी के बारे में आप लिख रहे हो उस कंपनी के बारे में भी पहले बताना है, कंपनी के बारे में बताना है, टूल के बारे में बताना है, उसके बाद आपका एनालिसिस शुरू होना चाहिए। एट द एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत जरूरी है, ठीक है, वो भी होनी चाहिए। और कुल मिला के 20-25 पेजेस कम से कम उसके बनने चाहिए, एक्सक्लूडिंग वो पेजेस जो आप इंडेक्स के लिए और सर्टिफिकेट वीडियोग्राफी वगैरह के यूज करते, वो नहीं मैंने गिने, मैं मैटर की बात कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि यही क्वालिटी है आपके पास। आगे क्या होता है, 3 प्रोजेक्ट होते थे, एक बड़ा होता था, अकाउंट्स की फाइल वैसे मोटी बन जाती थी, 3 प्रोजेक्ट बनने, अब आपके पास एक ही प्रोजेक्ट है, वो भी छोटा सा है, आपको उसके हिसाब से जो है मैटर बनाना पड़ेगा। पहले नहीं हम लिखते होते थे या टूल कौन सा यूज किया, कैश फ्लो, उसके मेरिट्स वगैरह, उसका जो भी है उसका फॉर्मेट दे सकते हैं हम यहाँ पे, अभी करना पड़ेगा। कंपनी के बारे में इतना ही लिखते थे, कंपनी के बारे में भी सफिशिएंट सा लिखना पड़ेगा, वो क्या बना रही है प्रोडक्ट वो लिख सकते हैं, उसकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, उसका लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी हम, द वे यू वांट टू डेकोरेट द फाइल यू डेकोरेट, नो प्रॉब्लम, है ना। पूछना नहीं है कि सर ये वाला कलर यूज कर लें, सर ये वाला पेन यूज कर लें, आप जो मर्जी, मैंने आपको फाइल दी हुई है, आप देख लो उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, बस प्रिंट आउट नहीं निकालना, अंदर जो आप लगाओगे, ठीक है। और बाहर प्रोजेक्ट फाइल के बाहर 3 चीजें लिखनी है आपने। एक आपके प्रोजेक्ट का नाम, जैसे ये 11th में आप कर चुके हो, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। नीचे कंपनी का नाम, किस कंपनी की है, ऑफ दिस दिस दिस, एंड मोड यूज्ड, मोड आई मीन टू से टेक्निक या मीन्स ऑफ एनालिसिस, जो भी आप करो, कैश फ्लो या रेशियोज, ऐसे ही आप रेशियो का भी कर सकते हो, उसको भी टूल ले सकते हो, ठीक। और नीचे पेज के इस साइड, एक साइड आपकी आइडेंटिटी, एक साइड टीचर आइडेंटिटी, आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, टीचर आइडेंटिटी, ऐसे, ठीक है। अगर आपने रेशियोज करनी हो सपोज, तो जहां हमने ये लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम रेशियोज जो है वो कंपेयर कर लेंगे, और रेशियोज वहां बहुत होनी है, आपने अपने सिलेबस की जो 15-17 रेशियोज है वहां से लेना है, कॉमन ले लेना, करंट रेशियो ले लेना, देन आपका सारी रेशियोज में से एक ले लेना, कम से कम एक एक, है ना। लिक्विडिटी में से एक होगी, करंट रेशियो है, देन प्रॉफिटेबिलिटी में से आरओआई, बड़ी इंपॉर्टेंट सी अच्छी रेशियो है ये, नेट प्रॉफिट रेशियो अच्छी हो सकती है, देन टर्नओवर में से इन्वेंट्री टर्नओवर हो सकती है, डेटर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हो सकती है, और कौन सी बच गई चौथी रेशियो, नहीं 4 थोड़ी हुई है, सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी में से आप डेट इक्विटी या प्रोप्राइटरी रेशियो ले सकते हो। कोई 7-8 रेशियोज लेके 3-4 साल की हर साल कंपेयर करना है ये रेशियो। अगर तो आपके पास एक स्टैंडर्ड है कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ थे, करंट में था, क्विक में था 2:1, 1:1, डेट इक्विटी में था, प्रोप्राइटरी में था 75%, उससे कंपेयर कर सकते हो। अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो वहां पे जब आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे ना, वहां पे जब रेशियोज निकाली होंगी तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की एवरेज दी होगी, उससे कंपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर लो, नहीं हो इंडस्ट्री से कंपेयर कर लो, वो भी ना मिले तो अपना वहां पे assumption लगा के एनालाइज कर लेना, ये अच्छी है कि बुरी है ना। सपोज नेट प्रॉफिट रेशियो है उसकी 15% है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 15 लगता नहीं है 15%, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना और 15% लगा लेना, निकाल लेना, अच्छा ही है ना, बिकॉज ये नेट प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी निकाल सकते हो, वो भी अच्छी है, बिकॉज मेन रेशियो, वन ऑफ द मेन रेशियोज वी कैन से ऑपरेशंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ऐसे ही आपने रेशियोज अलग लिख लेनी है, उसे फिर कंपेयर करना है आपने। फाइल आपके सामने पड़ी हुई है, रेशियोज की मैंने दी हुई है फाइल आपको, यहाँ रेशियोज की भी है और कैश फ्लो की भी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक। कंपनीज जो है वो आपकी मर्जी की, जैसे मैंने पहले कहा, कौन सी मर्जी लो, कोई ब्रांड के पे जाने की जरूरत नहीं है कि ये ब्रांडेड कंपनी है जी हम ये वाली लेंगे, अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी अच्छी कोई बात, अच्छी फाइल होनी चाहिए, कंपनी जैसी मर्जी हो, ठीक। और यहाँ पे ऐसा भी कोई नहीं है कि इस ग्रुप ने ये वाली कंपनी लेनी है, इस ग्रुप ने ये वाली कंपनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सी कंपनी ले लो, पर ये ना हो जाए कि 51 स्टूडेंट्स में से 4-5 कंपनी दिखी मेरे को,
कोई टाटा स्टील ले रहा है और नकल मारने के लिए बाकी भी टाटा स्टील ले लें, कोई बजाज ले रहा है तो बजाज ही हो जाए, वहां पे अपनी अपनी कंपनी लेना। आई वांट के 51 स्टूडेंट में मेरे को कम से कम 20-25 कंपनी तो दिखे, ठीक है। आपने ग्रुपिंग करनी है, आपने मिलजुल के करना है, वो बात अलग है, कंपनी चेंज कर लेना, है ना। ये सिलाई आपकी जो प्रॉब्लम्स है अब अपनी सम्स में। यस कनिका, अगर आपको कुछ पूछना है बेटा पहले पूछ लीजिए प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट के बारे में डाउट है कोई? सर हम एग्जाम्स में देख सकते हैं आफ्टर एग्जाम, जब हम आएंगे एग्जाम देने तो फाइल्स। सबमिशन की बात ही नहीं करी बेटा अभी कनिका, मैंने भी सबमिशन की नहीं बात करी है, मैंने नहीं कहा कल लेके। तो सर देखनी जो आपके पास फाइल्स पड़ी हैं देखने के लिए, अच्छा देखने के लिए जब एग्जाम डेज में आप आओगे ना, एग्जाम के बाद की यस सर। बजाय एग्जाम डेज में आओगे तब देख जाना बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यस सर। ठीक है ना, हम लेंगे जो है ना आपकी ये फाइल्स हम रिसीव करेंगे, सबमिट करनी है, आप वेकेशन के बाद करोगे, विंटर वेकेशन के बाद। लेकिन आप स्टार्ट कर दो, मैं बताऊंगा आपको, आप बीच बीच में प्लान कर लो, स्टार्ट कर दो, बिकॉज टाइम लग जाएगा, फाइल वर्क है, टाइम लग जाएगा इसको, लगता ही थोड़ा होता है, फाइल वर्क बन जाता है बाद में, ठीक है। जब टाइम लगे आपको, अभी आपके प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैं पहले सबमिट करने को नहीं बोल रहा हूँ, हम बेसिकली हम वेकेशन में करेंगे, लेकिन प्लानिंग पार्ट आपका पहले हो जाए, सो दैट कि अगर आपको प्रॉब्लम कोई आती है तो आप पहले सॉल्व कर लो। आपको प्रॉब्लम याद आए अपने वेकेशन में, तो वेकेशन में कौन होगा स्कूल में जिससे पूछनी होगी आपने। प्लानिंग पहले कर लो, डाटा पहले कलेक्ट कर लो, साइट्स वेबसाइट्स कंपनीज की पहले देख लो, फिर आप जब एग्जाम डेज में आओगे जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो पूछ लेना, साथ में फाइल देख लेना। सबमिशन जो होगी आपकी वो वेकेशन के बाद देख लेंगे कब करनी है, ठीक है। और कोई बात किसी ने पूछनी है प्रोजेक्ट के बारे में, पहले वो पूछ ले। हाँ जी, किसने? ये पुरानी फाइल्स हैं, दीज फाइल्स मे नॉट बी द बेस्ट फाइल्स। मैंने आपको सिर्फ डेकोरेशन दिखाने के लिए या वर्डिंग दिखाने के लिए लेके आया हूँ मैं, है ना। मेरे को जो मिली फाइल मैं वो ले आया हूँ, मैंने सिर्फ ये दिखाया कि ऐसे बन सकती है, आपने इसकी कॉपी नहीं करनी है प्लीज। हाँ जी, आप अगर बाद में रुक के जाओ 10-15 मिनट तो मैं आपको बेस्ट फाइल भी दिखा सकता हूँ, पड़ी हुई है मेरे पास, बड़ी अच्छी अच्छी, हमने लास्ट ईयर देखी है फाइल्स, पड़ी हुई है मेरे पास फाइल्स, ठीक है। और लास्ट ईयर कुछ और था, इस साल कुछ और है। फाइल आपने वो देख ली है, डाटा जो मैंने जैसे बताया है वैसे करना है, ठीक। बैलेंस शीट में से आपने सिर्फ ये फिगर देनी है, आपको जो काम की फिगर है वो यही है। कितनी? 5 करोगे? 5 बैलेंस शीट करोगे? कर दो। हमारे डाटा हमारे काम का जो है सिर्फ ये है, अदरवाइज अगर आपने बड़ा करना है ना तो इससे बड़ा नहीं होना, क्योंकि जो बैलेंस शीट आपने पेस्ट करनी है ना वो दूसरे पेज पे पेस्ट करनी जो खाली वाला है। प्रोजेक्ट नहीं आपका बड़ा होना इससे, अगर आपको पेजेस की बात है आप वहां पे नहीं लगा पाओगे, आप खाली वाले ओवरलेप होता है ना, खाली होता है वहां पे लगाना ही आपने, उससे प्रोजेक्ट नहीं बड़ा होगा, प्रोजेक्ट आपका मैटर से ही बड़ा होगा, है ना। ऐसे होता तो मैं आपको बोल 10 साल करके लेके 10 पेजेस बढ़ जाते हैं। यस क्वेश्चंस और कुछ है आपका? अर्चिता आपका था प्रोजेक्ट के बारे में सेम था। यस वसुंधरा, सर रेशियोज का डाउट है, बोलो बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 135 बुक नहीं है रेशियो तुम्हारी बच्चे, चलो बोलो देखते हैं दूसरा नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का क्वेश्चन है और उसमें बताना है कि इंक्रीज डिक्रीज या नो चेंज, वो वाला क्वेश्चन। जी डिक्रीज वाला है, बोलो क्वालिटी मेरे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है 20% और परचेज रिटर्न ₹20,000। परचेज की ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ कॉमन आरएफओ इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर आरएफओ इनटू 100। परचेज क्या किया? रिटर्न्स की हैं वसुंधरा। यस सर। परचेज रिटर्न करने से हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को क्या फर्क पड़ेगा वसुंधरा? परचेज रिटर्न करने से, परचेज रिटर्न करने से हमारी परचेजेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, परचेज कम हो जाएगी ना परचेज रिटर्न करने से, जिससे हमारा जीपी को क्या फर्क पड़ेगा वसुंधरा? हाँ जी,
नहीं पड़ेगा। जीपी को फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप परचेज रिटर्न्स कर देंगे, हमारी परचेज कम हो गई, बाकी आइटम सारी सेम ही है ना, वो तो फिक्स्ड है, तो हमारा जीपी बढ़ जाएगा। जीपी हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? वसुंधरा है? हाँ जी सर। जीपी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा वसुंधरा? जब परचेज रिटर्न हमने करी तो हमारी परचेज की वैल्यू कम हो गई, नहीं, हमारा स्टॉक को फर्क पड़ेगा। ओके, यहाँ आंसर क्या दिया है इन्होंने? नेट आंसर क्या दिया हुआ है वसुंधरा इंक्रीज डिक्रीज में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? नो चेंज। नो चेंज दिया हुआ है ना। अब क्या होगा, जब परचेज हमने रिटर्न्स करी, इधर से हमारी परचेजेस जो है वो कम हो गई, उधर से हमारा स्टॉक कम हो गया। इफ आई एम ऑडिबल, सर इफ आई एम Yes, you are audible, sir. Yes, you are audible. अगर वसुंधरा जिसकी प्रॉब्लम है, वसुंधरा यस सर। जब हमने अपनी रिटर्न्स करी, परचेजेस हमारी कम हो गई, यस सर। जब उतनी ही वैल्यू से हमारा स्टॉक भी कम हो गया। यस सर। जैसे आप कह रहे हो जीपी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा, जब हमारा जीपी को फर्क नहीं पड़ा तो हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी नहीं फर्क पड़ा, आरएफओ भी हमारी सेम है, नो चेंज विल बी देयर, नो चेंज विल बी देयर। सर बेटा आपकी ना मतलब आवाज थोड़ी सी मेरी कम आ रही है। जब हम रिटर्न्स कर देंगे हमारी परचेज कम हो जाएगी, इक्विवेलेंट अमाउंट से हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा, तो दोनों साइड जो है वो सेम होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की, जिससे जीपी को फर्क नहीं पड़ रहा है। जीपी को नहीं पड़ रहा है तो ऑपरेटिंग को भी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज जीपी निकालने के बाद ही ऑपरेटिंग आएगा हमारा। वहां नो चेंज है तो यहाँ भी नो चेंज है, अब यहाँ भी नो चेंज है, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं है आरएफओ में, स्टार्टिंग से ही नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो नो चेंज ही आएगा। सुंदरा बताना प्रॉब्लम क्या थी मेरे को, आपको समझ नहीं आया सर कैसे करना। हाँ? समझ नहीं आया था कैसे करना। ओके, अभी ठीक है? यस सर। यस कनिका, अगर आपको ना सर एनपीओ एक सेकंड बेटा, अगर आपको कंपनी अकाउंट में से प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे पास भी बुक है ये वाली, अगर कंपनी अकाउंट से प्रॉब्लम पहले वो पूछ लीजिए प्लीज, तो मेरे लिए भी इजी रहेगा आपको बताना, है ना। पहले यहाँ से पूछ लीजिए, बाकी का हम कल वाले लेक्चर में कर लेंगे, जो आपकी दूसरी बुक्स की प्रॉब्लम है ना वहां से कर लेंगे। नो प्रॉब्लम, मैं बुक्स भी ले आऊंगा, जो पार्टनरशिप भी ले आऊंगा, एनपीओ और एनालिसिस वाली बुक भी ले आऊंगा। पहले यहाँ वाली कर लेते हैं। बोलिए कनिका, बोलिए बच्चे। सर एनपीओ में से इसमें से नहीं है अभी। एनपीओ कल कर ले बच्चे, आज इसमें से कर ले, कंपनी अकाउंट्स की बुक में से, यस सर। है ना, वो बता दीजिए अगर है तो। वसुंधरा सर शेयर कैपिटल की इलस्ट्रेशन 64 पॉइंट बताना बेटा, पॉइंट प्रॉब्लम कहाँ आई है? प्रॉब्लम कहाँ आई है वसुंधरा? सेकंड एंट्री। एंट्री नंबर 2। यस। ये आपने सम भी किया होगा अपनी बुक में, ऐसे वाला सम भी था। जनरली क्या होता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होती है ना, उसको हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे, फाइन, और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करके जब अलॉटमेंट रिसीव करते हैं तो उतना पोर्शन हम कम रिसीव कर लेते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं एग्जांपल लेता हूं, जो आपने पहले भी आपने ऐसे ही किया हुआ है। एग्जांपल क्या है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हो 1000 रुपीज पर मंथ, ये हमने एग्जांपल यही ली थी मेरे ख्याल स्टार्टिंग में, आप 1000 रुपीज का रेंट पे कर रहे हो और आपने गलती से पे कर दी है किसी मंथ में 1200 रुपीज, तो ऑप्शन क्या बचती है आपके पास कि आप जो 1000 रुपया अगली बार पे करोगे, आप 1000 नहीं पे करोगे, बट अमाउंट यू विल पे रुपीज 800। am I क्लियर? जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो अपने आप को अनम्यूट रखे बच्चे, टाइम बच जाएगा उतना ही। तो बस आस्किंग सुंदरा। यस सर। हाँ, तो हम 1200 हमने पे कर दी, या तो हमें 200 वापस कर दे वो, या उसने लैंडलॉर्ड ने हमारे पास हमारा पैसा 200 रख लिया और वो 800 रुपया हमसे अगली बार रिसीव कर लेगा, हमारा एक्सेस मनी एडजस्ट हो गया।
है ना। सपोज हमने गलती से 2200 रुपया पे कर दिया उसको, 2200 पे कर दिया, बट इज द अमाउंट विच विल पे इन नेक्स्ट मंथ, इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ कितना पे करेंगे वसुंधरा? अदरवाइज एनीबडी एल्स कैन आंसर। कितनी मनी हम उसको लैंडलॉर्ड को पे करेंगे? हम 1000 पे कर रहे थे, हमने 2200 रुपया पे कर दिया। नहीं पे करेंगे सर। नहीं पे, बिल्कुल नहीं पे करेंगे। उल्टा क्या होगा, अगर नहीं भी पे करेंगे ना तो तब भी हमारे पास उससे भी अगले महीने का 200 पेड है। देखा जाए तो हमने 1000 पे करना था, इस महीने का 1000 पे कर दिया, अगले का भी 1000 पे हो गया, उसके बाद भी 200 रुपया हमारा वो एडवांस है। हम थर्ड मंथ में भी जाके उसको 200 माइनस करेंगे, 800 पे करेंगे। यहाँ पे सेम पॉइंट है वसुंधरा, अगर आप देखो तो उसने अलॉटमेंट जो थी ना वो मनी पे कर दी एक्सेस, लेकिन उसका एक्सेस इतना बढ़ गया कि वो अगर अलॉटमेंट पे ना भी पैसे पे करता ना तो उसका पैसा एडवांस बच रहा था। अब आप देखिए 70,000 शेयर्स और अप्लाई हुए हैं और 10,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। बाकियों को हमने है जो पैसा वो जो शेयर्स को हमने प्रोराटा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स हमने। Shares were allotted to remaining applicant. Excess money received with application were transferred towards sums due on allotment and calls. अब देखिए जो आपको पेएबल एज की अमाउंट्स दी हुई है ना उसके एक पैराग्राफ छोड़ के लाइन लिखी हुई है, shares were allotted to the remaining applicants on pro rata basis and excess money received with application was transferred towards sums due on allotment and calls. इसका मतलब ये हिंट है कि सारे का सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद भी बच रहा है, और वो जो बच रहा है वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। इस पैसे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ मैं ये बात कर रहा हूँ, उसने 1000 पे करना था, उसने गलती से 2200 पे कर दिया, 1000 इस बार का इस मंथ का, 1000 रुपया अगले मंथ का अलॉटमेंट, 200 रुपया उससे भी अगले मंथ का। यहाँ सम की बात करें तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी उसके पास आ गया है, और जो फर्स्ट कॉल है जब वो ले ली जाए उसको हम कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। आई होप कि आपको यही प्रॉब्लम थी कि कॉल इन एडवांस क्यों आया हुआ है, यही थी प्रॉब्लम। यस सर। हाँ, कॉल इन एडवांस वो मनी है जो अलॉटमेंट में भी एडजस्ट होने के बाद बच गई है। उसने यहाँ हिंट भी दे दिया, will be transferred towards the sums due on allotment and calls if any. एक्सेस मनी एडजस्टमेंट करने के बाद अलॉटमेंट की फिर बच रही है, ठीक है। हाँ जी मौली। सर इस केस में फिर हम फोर्थ एंट्री नहीं करेंगे? अलॉटमेंट रिसीव कर लेंगे? यस सर। नहीं बेटा करेंगे। एक कैटेगरी हो सकती है जिससे हुआ होगा, दो कैटेगरीज, दो शेयर होल्डर हो सकते हैं, उससे हुआ होगा ना, बाकियों ने तो पे करना ही है ना। नहीं सर, अगर तो किसी ने भी नहीं, अगर सर अगर किसी ने भी पे नहीं करना, सभी ने मतलब एक्स्ट्रा मनी पहले पे किया हुआ है, अगर सभी ने पे किया फिर नहीं बनती। ऐसा हो नहीं सकता कि सभी का पैसा एक्सेस ही आ जाए, अलॉटमेंट का सारा पैसा एक्सेस आ जाए, ऐसे हो नहीं सकता। वो आपने चेक करना है एक्चुअली वो क्या होगा। जब आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे ना, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो अलॉटमेंट आपकी ड्यू हो रही है 1 लाख रुपीज की, 1 लाख की हो रही है ना, और जो एंट्री नंबर 2 में देखना अलॉटमेंट एडजस्ट कितनी की हुई है, 20,800 रुपीज की, 20,800 की है। इट मीन्स 1 लाख में से 20,800 आ चुके हैं, बाकी लेने ही है 79,200, उसमें से आपने कॉल्स इन एरियर्स निकालनी है, उसमें से निकालनी है कॉल्स इन एरियर्स, है ना। या फिर कोई खास शेयर होल्डर हो जिसने अपने सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन में पे कर दी, या फिर ऐसा होगा, या ऐसा होगा कि किसी शेयर होल्डर ने सारा पैसा अपना एप्लीकेशन पे कर दिया होगा, ये भी हो सकता है। हम कल को ये दोबारा सम डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, कल को यही सम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। 64 वसुंधरा मेरे को याद करवाना बेटा, कल इसको डिटेल में लेके चलेंगे कल, ठीक है, दोबारा डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। कोई और डाउट है कोई छोटा सा तो पूछ लीजिए बच्चे। है किसी को डाउट? मेरे को याद करवाना वसुंधरा, और अदर्स भी हम कल दोबारा ये डिस्कस करते हैं बच्चे।